हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं करंट अफेयर की। इसमें आज हमारी 7वीं क्लास है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मछली की आबादी बढ़ाने के लिए विझिंजम में कृत्रिम चट्टानों की परियोजना शुरू। तो केरल के विझिंजम में कृत्रिम चट्टानें रखी गई हैं ताकि उनमें मछलियां रह सके, मछलियों की आबादी बढ़ सके। क्योंकि जो कोरल रीफ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए ये कृत्रिम मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए कृत्रिम चट्टानें रखी गई है वहाँ पे। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने केंद्र के विझिंजम में एक कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन तो किन्होंने किया है? मत्स्य पालन मंत्री है अपने पुरुषोत्तम रूपाला। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल प्रांत पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। मुख्यमंत्री हैं वी.एस. अच्युतानंद और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में होगी शामिल। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए एस जयशंकर ने अपनी ईरानी समकक्ष एच अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इससे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में तमिल को मिला था। अभी प्रेजेंट टाइम में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। तमिल को 2004 में मिला था। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका में बोली जाने वाली पारंपरिक द्रविड़ भाषा से जुड़ी है। तो हम किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे सकते हैं? जो भाषाएं बहुत पुरानी हो, जिनका साहित्य बहुत पुराना हो, कम से कम 2000 साल पुराना उनका साहित्य होना चाहिए, उनको हम शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करते हैं। तो आप बोलोगे कि जी अभी आपने 6 बताया, आप ये 9वें नंबर की है, तो 7वीं पाली और 8वीं प्राकृत भाषा होगी। उसके बाद 9वीं फारसी भाषा होगी। तो पहली तमिल 2004 में बनाई गई। संस्कृत 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। यह इंडो आर्यन से संबंधित है। अधिकांश हिंदू साहित्य संस्कृत में ही है। आपको पता होगा जो भी हिंदुओं में पूजा पाठ होता है वो संस्कृत में ही होता है। कन्नड़ 2008 में बनाई गई। उसके बाद तेलुगु कन्नड़ के साथ 2008 में बनाई गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। मलयालम 2013 में जोड़ा गया। उड़िया को 2014 में जोड़ा गया। तो सबसे आखिरी में जोड़ी गई जो भाषा थी वो उड़िया थी 2014 में, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बोली जाती है। उड़ीसा में सबसे पहला दर्ज शिलालेख 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो ये आप ध्यान रखना, बाकी करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 3 पॉइंट, कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है क्योंकि कोकबोरोक उनकी एक भाषा है। उसके उपलक्ष्य में उसको बढ़ावा देने के लिए लोग ये चीज़ मनाते हैं। त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोकबोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
तो त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री माणिक शाह बीजेपी से हैं। आगे चलते हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। तो वॉलीबॉल लीग चलेगी अब, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया है। यही इम्पोर्टेंट कि वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन बने हैं। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता है, तो ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बनाए गए हैं। नंबर 5 पॉइंट, सीएम पटनायक ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का किया उद्घाटन। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया। यह प्रोजेक्ट ऐतिहासिक पुरी जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ बनाया गया है। हेरिटेज कॉरिडोर को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प नाम दिया गया। तो इसका नाम क्या है? श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशीलाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जो उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, ये कृष्ण जी हैं, उनका मंदिर है। उनको ही जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। विष्णु के अवतार माने जाते हैं कृष्ण जी महाराज। तो उन्हीं का ये मंदिर है, हिंदू मंदिर है, आपके सभी को पता ही होगा। तो इसके बारे में इतना ही। चलो आगे चलते हैं। नंबर 6 पॉइंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी विजयवाड़ा के स्वराज्य मैदान में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक न्याय की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। BR अम्बेडकर जी की। और यह BR अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब BR अम्बेडकर बहुत ही हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी और संविधान निर्माण में भी इनकी ही भूमिका बहुत अधिक थी। इनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। अपने पहले कानून मंत्री रहे BR अम्बेडकर जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, अछूतों के लिए आवाज़ उठाई, और आज उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है वो BR अम्बेडकर जी की ही देन है। तो आगे चलते हैं नंबर पॉइंट 7 पर। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार है। तो फोर्ब्स रिपोर्ट निकालता है कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो वो है कुवैती दिनार। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे और ओमान की ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना कि कुवैत की करेंसी क्या है, बहरीन की करेंसी क्या है और ओमान की करेंसी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा। वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर और डॉलर 10वें स्थान पर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। यूरो 9वें स्थान पर और US डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। लीगल टेंडर क्या होता है?
जिनसे हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, उसको लीगल टेंडर कहते हैं। तो कुवैत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजधानी और बड़ा शहर कुवैत, कुवैत सिटी ही राजधानी है, राजभाषा है इनकी अरबी। और अमीर जैसे अपने राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति यहाँ लोकतांत्रिक है, इलेक्शन होते हैं तो राष्ट्रपति बनते हैं। वहाँ पे अमीर एक राजा की तरह ही होते हैं, तो इनका नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी याद कर लेना। साहब अल अहमद अल जाबिर अल साहब। लेकिन प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट है, नसीन मोहम्मद अल अहमद अल साहब, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, प्रधानमंत्री याद रखना। चलो आगे चलते हैं। तमिलनाडु 4 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी के लिए तैयार। भाई जो खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे वो तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम से खेलों का आयोजन होगा। तो जो पहला मैच होगा वो नेहरू स्टेडियम चेन्नई से खेला जाएगा और 4 शहरों में खेला जाएगा। तो तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, नृत्य भारतनाट्यम। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। तमिलनाडु का मतलब होता है तमिलों का घर। नंबर 9 पॉइंट, जापानी मून स्पाइडर का 20 जनवरी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य। तो जापान ने एक मून मिशन लॉन्च किया था। लगभग 4 महीने पहले जापान ने एक मून मिशन लॉन्च किया था जो 20 जनवरी को चंद्रमा पर सियोली क्रेटर में लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, तो जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जाक्सा इम्पोर्टेंट है, का मून मिशन इस शनिवार 20 जनवरी को चंद्रमा पर लैंड करने की कोशिश करेगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ तो जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा। तो जापान 5वां देश बन जाएगा। तो 4 देश कौन कौन से रहे हैं आज तक, कृपया करके कमेंट में बताएं। पिछले साल 7 सितंबर को जापान ने स्लिम स्पेसक्राफ्ट को मिशन पर रवाना किया था। तो स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्लिम लैंडर भारतीय समय के अनुसार रात 8:50 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। दुनिया की 5 स्पेस एजेंसियां जो बड़े बड़े कारनामे करती हैं उनके नाम इम्पोर्टेंट होंगे, वो हमें याद होने चाहिए। नासा है अमेरिका की, USA की है नासा। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA चाइना की है। रोसकोसमोस रशिया की है। इसरो इंडिया की है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये कई देशों ने मिलकर बनाई हुई है। यूरोप के कई छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने मिलकर बनाई हुई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इम्पोर्टेंट होंगी ये 5 याद होनी चाहिए। नासा अमेरिका की, CNSA चाइना की, रोसकोसमोस रशिया की, इसरो भारत की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA यूरोप की है। यूरोप के कई देशों ने बनाई हुई है। तो जापान के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी टोक्यो, राजभाषा जापानी, सम्राट नारुहितो, सम्राट जैसे अपने राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, लेकिन ये सम्राट वंश के हिसाब से चलते हैं। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, तो प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट होंगे, प्रधानमंत्री याद होने चाहिए फूमियो किशिदा। हमने जब मून पे लैंडिंग किया था तो 40 दिन लगाए थे, लेकिन जापान 4 महीने में करने जा रहा है, तो काफ़ी लंबा टाइम लिया है जापान ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के सोलापुर शहर से की। तो महाराष्ट्र में सौगात दी है 8 अमृत परियोजनाओं की। इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। परियोजनाएं क्या क्या है? थोड़ी छोटी परियोजनाएं, हमें वो स्टेट लेवल पे याद करने की ज़रूरत है, हमें नेशनल लेवल पे करंट ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है कि 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से की? तो महाराष्ट्र से की है।
तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नागपुर शीतकालीन राजधानी बोली जाती है। महाराष्ट्र की राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये हमारा आज का करंट अफेयर था। तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।